हेलो डियर्स गैंग्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेज़र। तो लेज़र पे ये डिस्कशन होगा। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बताए जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा। एक हमारा डिस्कशन होगा स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन पे, स्टिमुलेटेड एमिशंस, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। ये काम जो आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंट है वो काम जो किया आइंस्टीन ने 1916 का ये वर्क है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट से जनरेट हुई लेज़र, उसे डिस्कस करूंगा कैसे लेज़र पिक्चर में आई और कैसे आज की डेट में हम इसके एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो एक ही लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं होगा पूरा लेज़र कवर करने का, लेकिन मैं आगे भी एक दो लेक्चर इस पर बढ़ाऊंगा। मैं बताना चाहूँगा कि आइंस्टीन के दिमाग में लेज़र फॉर्मेशन कैसे आया, पहले उस कंसेप्ट पर हम जाना चाहेंगे। एक चीज़ तय हो गई थी कि एटम के जो डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, और जब एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल हमें पता चले कि डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर एटम को एक स्टेट से ऊपर की स्टेट में ले जाना चाहते हैं, एक्साइट करना चाहते हैं, और जब हम एटम को एक्साइटेड की बात कर रहे होते हैं तो एटम जब एक्साइटेड होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट जो है एटम का होता है। तो एटम के एक्साइटेड कंसेप्ट को और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड कंसेप्ट को समांतर समझें, प्रपोजल चलता है, क्योंकि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है जब ही एटम एक्साइटेड होता है। तो जब बोर की थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाने लगा कि एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, तो उसके साथ में ये तय होने लगा कि अगर कोई पर्टिकुलर एटम या एटम का हम कहें इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में जाना चाहता है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हमें फोटोन इम्पोज करना होता है। स्वतः नहीं जाता। स्वतः नहीं जानने का मतलब यह है कि अगर आप पर्टर्बेशन से अप्लाई नहीं करते एटम के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में नहीं जाएगा। अब हमें देखना यह है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी में ले जाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हमें फोटोन इम्पोज करना होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहेगी कि अगर हम एनर्जी E1 से किसी एनर्जी लेवल E2 में ले जाना चाहते हैं तो उसे ले जाने के लिए हमें उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट हमें एक फोटोन इम्पोज करना होगा। जैसे हम कैसे समझाएं इसे, मैं बताऊंगा कि आइंस्टीन के माइंड में कैसे लेजर आया और कैसे ये पिक्चराइज हुआ, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है और यहीं से तुम्हारा पूरा का पूरा जनरेशन है लेजर का जो आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अगर आप स्पॉन्टेनियस एमिशन, आप स्टिमुलेटेड एमिशंस और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन को समझते हैं, आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट को समझते हैं, उसके बाद अगला कंसेप्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन का आता है जो मैं इससे आगे के लेक्चर में कहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर आपको लेजर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि लेजर कैसे प्रिंसिपल कैसे काम करता है। लेजर वैसे जो शब्द है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। इसका इसी में लेजर छिपा होता है जो हम लेजर को कहते हैं LASER लेजर। लेजर में L जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा लाइट, A जो कहलाता है वो कहलाता है एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय S का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, E का मतलब होता है एमिशन और R का मतलब होता है रेडिएशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भाई लाइट एम्प्लीफाई कैसे हो जाती है स्टिमुलेटेड एमिशन से, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भाई स्टिमुलेटेड एमिशन किसे कहते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन से पहले हमें थोड़ी इसकी फिजिक्स पे जाना पड़ेगा। फिजिक्स ये कहती है कि अगर हम कोई एटम है हमारा और वो एटम इस स्टेट जो एटम है वहाँ पे इस स्टेट से उस एटम को हम कहीं दूसरी हायर लेवल में ले जाना चाहते हैं, यहाँ की एनर्जी लेवल हमारी अगर E1 है, इधर का एनर्जी लेवल अगर E2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक चीज तय थी कि नील्स बोर ये कंफर्म कर चुके थे कि जो एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं और एटम डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल रखता है, तो वो अगर उस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पर इम्पोज करना ही होगा। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी जो होती है वो हमारी कंटिन्यूस नहीं होती, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। अगर हम इस एनर्जी से इस एनर्जी लेवल में इस एटम को ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इसके ऊपर बीम ऑफ फोटोन को इम्पोज करना होगा।
और बीमों पे जब फोटोन को हम इसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि ये यहाँ से और यहाँ तक जब जाएगा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही फोटोन हमें डालना होगा। उसे हम कैसे लगाएं कि यहाँ पे अगर हम फोटोन इसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं तो फोटोन के पास हम सब जानते हैं, प्लांक थ्योरी कहती है एनर्जी इसके पास h nu होती है। मुझे आइंस्टीन इसलिए भी याद आते हैं लेक्चर लेते समय कि इतने सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स उस समय की थी, समकालीन जितनी प्रॉब्लम्स थी, सबसे ज़्यादा अगर सॉल्यूशंस आए किसी के द्वारा तो आइंस्टीन ही थे। चाहे वो रिलेटिविटी का कंसेप्ट आया हो, चाहे रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स आए हों। उसके अलावा आपको पता चलेगा कि आइंस्टीन का इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफ्यूजन मोबिलिटी रिलेशन बहुत फेमस है, बहुत फेमस। साथ साथ जो आइंस्टीन का को क्रेडिट जाता है, जिस समय पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो आइंस्टीन ही थे जिन्होंने उसे एक्सप्लेन किया। साथ साथ एक बहुत ही बड़ी पजल्स उस समय की जो देखी जाती थी, वो बहुत ही डिबेटेबल इशू था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। सक्सेसफुली आइंस्टीन ने प्लांक थ्योरी अप्लाई करके उसे एक्सप्लेन किया। तो एक इरा में एक इतनी जितनी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड थी, जिन्हें लोग सॉल्यूशन जिनके नहीं आ पा रहे थे, वो सब आइंस्टीन ने दिए। इसलिए आइंस्टीन को ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में इसलिए कहा जाता है कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लोगों में उसे इसलिए गिना जाता है कि जितने भी पजल्स उस समय के थे, सबसे ज़्यादा सॉल्यूशंस उनकी तरफ से ही आए। और लेजर का भी जो फैब्रिकेशन है, उसको जो बहुत क्रेडिट जाता है काफ़ी हद तक, वो आइंस्टीन को ही जाता है। और ऑनर हमने उन्हें ऐसे दिया कि आप देख रहे होगे आइंस्टीन के नाम पे ही आइंस्टीन AB कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आइंस्टीन ने कैसे सोचना शुरू किया, यहीं पे प्रॉब्लम आएगी कि उसे हम कैसे एक्सप्लेन करें, आइंस्टीन AB कोफिशिएंट कैसे पिक्चर में आए और उसने क्या क्या हमारा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया, उस पर मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो ये क्रेडिट जो है लेक्चर काफ़ी हद तक आइंस्टीन के काम को जाता है। जो भी मैं डिस्कशन दे रहा हूँ ये सब आइंस्टीन का ही देन था, क्योंकि जैसे ही ये थ्योरी आई हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन की, स्टिमुलेटेड इमिशन की, जितनी भी थ्योरी है, उसमें एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट से इंस्पायर थे आइंस्टीन, जहाँ से लेजर डिस्कवर हुआ। तो मैं पहुँचूंगा वहाँ तक, थोड़ा सा समय और लगेगा अभी लेक्चर में। तो यहाँ क्या करोगे कि यहाँ से आपको पता है कि एटम को आप परटर्ब करना चाहते हो, और मैं बार बार जब कहता हूँ एटम को, तो एटम का सिंपलेस्ट जो मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो एटम एक्साइटेड होता है। आपने क्या किया कि इसके ऊपर फोटोन डाल दिया। जैसे इसमें फोटोन डालोगे, अब यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि इस एटम को ये एक हायर एनर्जी लेवल में नहीं पहुंचा सकता, तो ये इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। कोई भी रेडिएशन तब एब्जॉर्ब होता है किसी भी एटम के द्वारा जब उस एटम की उस स्टेट में जाकर ये परिवर्तन कर दे, वहां से वहां पहुंचा दे जहां स्टेट संभव है। और वही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल है, जहां जहां एनर्जी जो प्रोसेस होती है। जैसे हाइड्रोजन के केस में आप देखते थे तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 थी। जब हम n = 2 में देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो एनर्जी -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n = 1 से 2 में जाना चाहता तो उनके बीच की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी सप्लाई करनी होगी। यहाँ भी यही होगा कि अगर हम इसे यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालें, उसमें जो एनर्जी है इसके पास, जो एटम यहाँ पे था उसके पास जो एनर्जी हमारी आएगी वो आएगी h nu, ये तो इसने प्रोवाइड कर दी। और E1 एनर्जी इसके पास ऑलरेडी थी यहाँ पे इस स्टेट में। एक चीज सदा याद रखना, वहाँ कोई ऐसी लाइन खींची हुई नहीं है, ये सब एक्सप्रेशंस के लिए ले रहे होते हैं हम। कभी ये सोचने लगो कि वहाँ कुछ ऐसा खिंचा हुआ है, कोई लाइन है, कोई एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ लेवल के लिए रेखा खींच दिया, नहीं, ये तो एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन के लिए हम ले रहे होते हैं चीज़ों को, कैसे इनको एक्सप्लेन करें। लेकिन आप एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल अगर नहीं मानेंगे तो आप फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को समझे ही नहीं है। बेसिकली हमारी फिजिक्स जो डेवलप होकर आई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजन है। किसी की भी चीज़ को हमने तब माना है जब उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलता है। तो ये हमारी बोर थ्योरी है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई एटम एनर्जी लेवल E1 में है, उसके ऊपर उसे परटर्ब कर दिया जाता है एक फोटोन के द्वारा। डालते आप एक फोटोन नहीं है, वो आपको पता, बीम ऑफ फोटोन डालेंगे, लेकिन उनमें से एब्जॉर्ब एक कोई करेगा, ये एक पर्टिकुलर एटम एक कोई करेगा एब्जॉर्ब। तो ये क्या होगा कि h nu + E1 इसके पास अब ये एनर्जी हो गई। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा, एनर्जी लेवल E2 में चला जाएगा। तो h nu + E1 की जो वैल्यू है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, ये वैल्यू हमारी E2 हो गई।
दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में कहेंगे कि म्यू की वैल्यू अगर E2 माइनस E1/h है, देखो उसी बात को कैसे कह रहे हैं अब, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू E2 माइनस E1/h है तो ये एटम जो इस स्टेट में था यहां रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इस स्टेट में चला जाएगा, और ये स्वतः नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, स्वतः नहीं है, इसका मतलब है ये अपने आप नहीं हुआ, ये आपने किया है। और किसकी हेल्प से किया है? बीम ऑफ फोटोन को डाल के किया है। और फ्रीक्वेंसी आप आर्बिट्री नहीं डाल सकते, आप फ्रीक्वेंसी आर्बिट्री नहीं डाल सकते। आर्बिट्री डालने का मतलब समझते हो? आर्बिट्री डालने का मतलब यह है इस एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का डालोगे। अगर आप इसको यहां से यहां पहुंचाना चाहते हो, अब ये वर्सेस के लिए लाएं तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये इंड्यूज एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन हुआ थोड़ी था, इंड्यूज किया है तुमने। किसकी हेल्प से कराया है? बाय द फोटोन। और सिंगल फोटोन इसलिए मत डालो कि सिंगल फोटोन में प्रॉब्लम ये होगी कि आपने इम्पोज किया और तुम्हें ये भी पता होगा कि ज्यादातर रीजन वहां होलो होगा। जब ज्यादा रीजन होलो होगा तो पता चला एक सिंगल फोटोन तुमने डाला, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, अब इंतजार करते रहो। तो अगर आप यहां से इन यहां जो ग्राउंड स्टेट में एटम है, अगर इनको यहां पहुंचाना चाहते हैं तो यू कैन डू सो। क्या करें? इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन इम्पोज करना शुरू कर दें यहां से। और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है इंड्यूज एब्जॉर्प्शन। क्योंकि प्रोसेस नेचुरल नहीं है, ये की गई है। अब ये प्रोबेबिलिटी 1 से 2 स्टेटों में जाने की किस फैक्टर पर निर्भर करेगी? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी किस लेवल की 1 से 2 में ट्रांजिशन की कराना चाहते हैं तो ये किसका फंक्शन है? इट इज द फंक्शन ऑफ U, एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी कुछ भी ना हो, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू का फंक्शन हो। क्या करेंगे? एनर्जी डेंसिटी से सीधा लिंक है किसका? इंटेंसिटी का। क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी कहलाती है। तो आपने क्या किया? जब आप एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां ट्रांजिशंस जो होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि यहां से आपने कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के फोटोन यहां डाल दिए हैं। और इंटेंसिटी कहीं एनर्जी डेंसिटी से डायरेक्टली कोरिलेट है। तो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 से 2 हमारी ज्यादा होगी अगर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, मीन्स इंटेंसिटी हम ज्यादा डाल रहे हैं। तो क्या होगा? यहां से जो फोटोन है, जो फोटोन एब्जॉर्ब होकर, ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होकर यहां से यहां पहुंचेंगे। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी का एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का नहीं डाला, इससे अलग का डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी 1 से 2 को। यस, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये एटम इस स्टेट से तुम्हें इसमें पहुंचाना तो इसी फ्रीक्वेंसी का डालना होगा। इस फ्रीक्वेंसी से अलग अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी म्यू से म्यू डैश अलग है तो यहां पे ये प्रोबेबिलिटी 1 से 2 एग्जैक्टली 0 हो जाएगी तुरंत से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मैं से नहीं कहना चाहूंगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली जो हम शब्द यूज करते हैं ना, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पर्टिकुलर शब्द यूज कर लिया, तो आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन आप इस फ्रीक्वेंसी को ये कह सकते हैं कि दिस इज द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर आप डाल रहे हैं एटम के ऊपर, तभी उसको एब्जॉर्ब करके वो उस स्टेट को छोड़कर उससे हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में तो ये होता है कि आप उससे ज्यादा डालें, या तो आप उस तक डालें या उससे ज्यादा डालें। आप उससे ज्यादा डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन की में। यहां हमारा पर्पज ये है ही नहीं। हमारा तो यहां पर्पज ये है कि हमारा पर्पज केवल और केवल है कि यहां से एटमों को यहां पहुंचाया जाए, और उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी यही रखनी है जो इसके बराबर है वैल्यू। कोई दिक्कत है? इस P12 को जो हम लेकर चलते हैं, इसको फिर लिखते हैं इजकल टू P12, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं U म्यू। और U म्यू क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू की।
एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी म्यू। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा दिया, उसकी जगह हम B12 ले आए, और इस B12 को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? आइंस्टीन बी कोफिशिएंट। आइंस्टीन बी कोफिशिएंट और इंड्यूस कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इसको किससे दिखा रहे हो? B12 से दिखा रहे हो। इसको एक्सप्रेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। अगर आपसे कहा जाए, अगर नोट कर चुके हो तो मैं आगे की फिजिक्स बोलना शुरू करूं। हमें प्रोबेबिलिटी जो 1 से 2 ट्रांजिशन की करानी है, अगर हम देखें कि वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, तो आपको पता चला वो 3 चीजों पर निर्भर कर रही है। एक, इसकी प्रॉपर्टी, इस स्टेट की। तुम कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा इस स्टेट की प्रॉपर्टी से ही तो आया है E1। इस स्टेट की प्रॉपर्टी E2 आया है। और तीसरा क्या? म्यू। तो दो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी हो गई? स्टेट्स की। और एक ये हो गया जो तुमने बाहर से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटो डाला है। इन चीजों पे प्रोबेबिलिटी 1 से 2 पर निर्भर करेगी। अगर 1 से 2 ट्रांजिशन करना चाहते हो तो 1 से 2 ट्रांजिशंस इस स्टेट की के कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर कर रही है, इस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर कर रही है, और यहाँ पे बीप आपके एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का तो आपको डालना ही है। उसकी इंटेंसिटी को या उसकी एनर्जी डेंसिटी को जितना ज्यादा डालोगे उतनी संभावना यहां से यहां के लिए ज्यादा हो जाएंगी। अब हमारी आगे फिजिक्स क्या कहती है? आगे फिजिक्स हमारी ये कहती है कि कोई भी एटम अगर वो एक्साइटिक स्टेट में जाता है तो एक्साइटिक स्टेट में ऑलवेज नहीं रहता। क्या करता है? उस स्टेट में जाने के बाद जैसे वो एक्साइटिक स्टेट में पहुंचता है, अब आपके आगे संभावना क्या हो गई? अब डायग्राम तो आपका ये थोड़ी रह गया, अब डायग्राम आपका चेंज होगा। अब डायग्राम आपका एनर्जी लेवल का अंतराल तो इतना ही दिखाओ, ये आपका E2 है और ये E1 है। अब आपका एटम यहां है। आपको ये पता कि एक्साइटिक स्टेट जो है उसके लिए स्टेबिलिटी शो नहीं कर रही, क्योंकि जब भी एक्साइटिक स्टेट में पहुंचेगा एटम तो एक्साइटिक स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है। वहां क्या करेगा? यहां 10⁻⁻1 सेकंड टिकेगा यहां, और 10⁻⁻1 सेकंड के बाद क्या करेगा? उस स्टेट से हायर स्टेट से वो नीचे की एनर्जी स्टेट में क्या कर जाएगा? जंप करेगा। तो क्या करेगा? जब ये यहां से यहां वापस होगा, क्या करेगा ये? जब ये वापस होगा तो जो फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब की थी उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट कर देगा, उसी फ्रीक्वेंसी का। कौन सी फ्रीक्वेंसी का? जो इसने
जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी का, लेकिन क्या करेगा, जो एटम्स ऊपर पहुंच गए थे वो जो फोटोन नीचे की तरफ को निकालेंगे, जब वो नीचे की तरफ को जंप करेंगे तो आर्बिट्री तौर से चारों तरफ को किधर की भी दिशा की तरफ निकल जाएंगे वो, और वो बीम हो जाएगा इनकोहेरेंट बीम। कोहेरेंट में क्या चाहिए हमें, एक ही दिशा में चाहिए। अब जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है, ये भेजने वाली तो इस पर निर्भर कर रही थी जो तुमने ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का डाला है, लेकिन जब ये आ रहा है यहां से यहां वापस आ रहा है, अब तुम डाल थोड़ी रहे हो। अब केवल और केवल जब प्रॉपर्टी देखी जाएगी, उस जो हमारी प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी, उस प्रोबेबिलिटी को हम कह रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस में प्रोबेबिलिटी 2 से 1 आने की, देखो आइंस्टीन यहां से पकड़ते हैं, 2 से 1 वापस आने की प्रायिकता वो किस पर निर्भर करती है, आइंस्टीन उसको कहते हैं A21, केवल स्टेट की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है, क्योंकि अब आप डाल तो रहे नहीं है, क्या फोटोन का बीम थोड़ी डाल रहे हैं। अब जब ये वापस आएगा तो ये वापस आने की जो दर है वो इस चीज पर निर्भर करेगी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो A21 डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ, कौन कौन सी की प्रॉपर्टी पे, एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। और किस पर निर्भर नहीं कर रही, तुमने फ्रीक्वेंसी फोटोन थोड़ी डाल रखा है और तुम ये कहोगे कि सर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का इसी का निकाल रहा है तो इनकी प्रॉपर्टी में कवर हो गया, ये वो तुमने इंपोज किया था। जब ये फ्रीक्वेंसी फोटोन का E2 - E1 अपॉन H लेके चल रहे हो तो उसमें तो आप सर्टेन हो गए, तो E2 और E1 की प्रॉपर्टी पर निर्भर किया। लेकिन आपने क्या किया, आप इंटेंसिटी को तो कंट्रोल नहीं कर रहे, एनर्जी डेंसिटी को तो नहीं कंट्रोल कर रहे। देखो यहां पे वर्ड्स क्या आ रहा था, एनर्जी डेंसिटी। यहां पे जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में जो एब्जॉर्प्शन की थी वो इसका एप्रोप्रिएट फंक्शन था म्यू का। इसमें कह रहे हो कि जब ये यहां से यहां आया और ये जो प्रोबेबिलिटी है A21 वो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कहलाती है, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कहलाती है स्पॉन्टेनियस इमिशन की, स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम A21, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, P जो मैंने लिखा कैपिटल वो प्रोबेबिलिटी लिख लेना पर यूनिट टाइम। और ये किस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अपॉन म्यू। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हो अपने आप से थोड़ी डाल रहे हो, ये तो जो हमारा एमिट होगा। वैसे भी तुम्हें बता दूं कि जो हमारे पास में रिलेशंस है वो ये कहता है कि डेली डेल टी की जो वैल्यू है वो हमारे एच के ऑर्डर की होती है। तो यहां पे क्या होगा, जब डेली फाइनाइट आ गया तो डेल टी हमारा फाइनाइट आ जाएगा। यहां पे कुछ समय तक ये इसी ऑर्डर के हिसाब से रुकेगा, इस कंडीशन के हिसाब से। जब ये वापस लौटेगा तो एक इनकोहेरेंट बीम पैदा करेगा, और इनकोहेरेंट बीम ऐसे होते हैं कि फोटोन जो निकल रहा कोई इधर को निकल गया, कोई इधर को निकल गया, कोई इधर को निकल गया, इस तरीका से जो बीम निकलता है वो एक ही दिशा में नहीं होता कॉन्साइज। जब ये एटम हायर जी स्टेट में चलते हैं और हायर जी स्टेट से नीचे की स्टेटों में जंप करते हैं तो जो फोटोन्स निकलते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिशा में नहीं निकलते, बल्कि कैसे निकलते हैं, चारों तरफ को रैंडम डायरेक्शन में। तो वहां पे बताते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम होती है, जो फोटोन निकल के आते हैं, इनकोहेरेंट होती है, इनकोहेरेंट, और ये विदाउट फेज होते हैं। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में नहीं होते, दे आर नॉट इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये इसकी प्रॉपर्टी है इनकोहेरेंट बीम की। तो क्या है फिजिक्स के, जब कोई एटम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब करता है उसके बाद एक ही ग्राउंड स्टेट में एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो हम जब वेरियस इंटेंसिटी के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लेकिन इंटेंसिटी को ज़्यादा करते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे एटम्स हैं वो नीचे की स्टेट से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं
तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 में जाने की, जिसे हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट 1, स्टेट 1 की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है, स्टेट 2 की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है, और जो तुमने फ्रीक्वेंसी डाली है उसकी एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। जब वो वापस आते हैं 10⁻⁻1 सेकंड के बाद, तो वापस लौटने का जब वो प्रयास करते हैं, तो वो जो फोटोन इमिट करते हैं ऊपर से जब नीचे की तरफ जंप करते हैं, तो जो बीम हमें मिलता है वो बीम हमारा मिलता है हमें रैंडम डायरेक्शन में, चारों तरफ को फैले हुए फोटॉन्स निकलते हैं, एक स्पेसिफिक दिशा में नहीं निकलते, इनकोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट बीम और इनकोहेरेंट में आपको पता होगा कि जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो कोहेरेंट बीम बनता है, फेज डिफरेंस रैंडम बनता है, और विदाउट फेज का मतलब है फेज रैंडम, विदाउट फेज का मतलब फेज रैंडम, और एक ही स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में नहीं मिलते, तो यहां से हमें कुछ लेजर नहीं मिलता। अब आइंस्टीन कहते क्या है उसको सुनो। आइंस्टीन ये कहते हैं कि जब आपने इधर से भेजे थे, देखो ये था आइंस्टीन की, जो आइंस्टीन का काम था इस पे, उसको सुनो। जब आपने इधर से इधर भेजे थे तो आपने क्या किया था, 3 चीजों पर निर्भर कर रही थी प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन की, इधर से इधर जाने पे, इस स्टेट की प्रॉपर्टी पे, इस स्टेट की प्रॉपर्टी पे, और जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो इस पे। लेकिन जब वो लौट के आ रहे हैं तो आप ये मत कहना कि म्यू बराबर E2 - E1 अपॉन H यहां लगा दो। वो म्यू बराबर E2 - E1 अपॉन H में अपने आप E2 और E1 की जब प्रॉपर्टी आपने ली उसी में कवर हो गया वो। यहां तो आप इसको लगातार चेंज कर सकते हो, लेकिन जब ये आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट चेंज इट। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अपने आप होगा स्वतः। ये ध्यान दो, ये तो आपने जबरदस्ती कराया हुआ फिनोमेना है, था थोड़ी। जब ये वहां से ऊपर की स्टेट से नीचे आएंगे तो करा नहीं रहे आप, नेचुरली होगा। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का एमिशन का मतलब होता है कि जो ऊपर गया है वो नीचे लौटेगा ही लौटेगा। रीजंस के ऊपर की स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, हायर स्टेट में स्टेबिलिटी कम है तो नीचे की तरफ को आके क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके फोटो निकालेगा। जब वो फोटो निकालता है तो एक सेम स्टेट में नहीं होते, ना तो उनका फेज सेम होता है, ना ही उनकी दिशा एक तरफ होती है, तो उनके रैंडम फेज होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर इनकोहेरेंसी होती है। एक स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि उनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं सबके एक ही दिशा में कन्फाइन नहीं होते, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इससे हमें कुछ नहीं मिलता, इसे हम कहते हैं इनकोहेरेंट बीम। अब आइंस्टीन क्या कहते हैं उसको सुनो। आइंस्टीन कह रहे हैं कि इधर से मतलब जो इधर से इधर जा रहे हैं वो तो इस म्यू के फंक्शन हैं, इसके एनर्जी डेंसिटी के, लेकिन जो वापस आ रहे हैं वो केवल स्टेटों के फंक्शन है। तो कह रहे कि इक्विलिब्रियम तो कभी सेटअप होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी नीचे से हमने भेजी है, जो हमारे एटम नीचे से भेजे गए हैं जिन प्रॉपर्टियों के तहत, वो प्रॉपर्टी पे आने की जो दर है और जाने की दर, वो दोनों कहीं ना कहीं एक पैरामीटर पे ही डिपेंड करनी चाहिए। सीखो क्या सीखोगे कि प्रोबेबिलिटी 1 से 2 जब हम देख रहे थे, तो देखो यहां पे लिख दिया है मैंने, ये इस पर निर्भर कर रही है B12 का मतलब है इसकी प्रॉपर्टी पे और इसकी प्रॉपर्टी पे। ये एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर कर रही है, लेकिन वो एनर्जी डेंसिटी जो हो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हो, ये तो इस पर कर रही है। जब ये वहां से यहां वापस आया है तो वो इस पर निर्भर कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। किस पर निर्भर नहीं कर रहा, म्यू पे निर्भर नहीं कर रहा। तो आइंस्टीन ने पता क्या कहा, आइंस्टीन ने ये कहा कि जो अगर हम इक्विलिब्रियम सेटअप करना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए हमारे पास में क्या होगा कि हमें जो हमारा इधर से प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है और जो इमिशन उधर से होना है, उस इमिशन में भी एक पैरामीटर ऐसा होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी म्यू का डिपेंडेंसी हो। वहीं से कंसेप्ट आता है स्टिमुलेटेड इमिशन का। आपके पास यहां पे 3 शब्द हैं। एक शब्द कौन सा है, एक शब्द है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, दूसरा शब्द है आपके पास में स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन तो इसलिए हो रहा है जो तुम्हारे पास में एटम हायर स्टेट में चला गया, वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इसलिए हो रहा है।
लेकिन जो बीम हमें निकल कर आ रहा है वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में नहीं है, सेम फेज में नहीं है, इनकोरेंट है, उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनर्जी डेंसिटी को कवर करता हो। वो किस पर निर्भर कर रहा है? वो दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर कर रहा है, एक्साइटिंग स्टेट की पे, और जो पर्टर्बेशन इफेक्ट था उसका कोई भी असर नहीं तय कर रहा है। पर्टर्बेशन किससे कर रहे थे? किससे कर रहे हो? अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो ये समझें कि यहां पे केवल तीन ही चीज है। एक, प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन एक्साइटिंग स्टेट, और तीसरा पर्टर्बेशन इफेक्ट। और पर्टर्बेशन करा रहे हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन से, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी डेंसिटी को चेंज कर रहे हो तो एनर्जी डेंसिटी लिंक है इंटेंसिटी से। तो आप जब आप एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? ज्यादा फोटोन डाल रहे हो, ज्यादा फोटोन डाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में जाने की अपने आप बढ़ेगी। लेकिन आप ये भी जान रहे हो कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी डेविएट कर दिया इससे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। कौन? ग्राउंड स्टेट में जो एटम है रेडिएशन को। कंफ्यूजन मत रखो, बिल्कुल क्लियर करके चलो। अब क्या होगा? अब आइंस्टीन क्या कहते हैं? आइंस्टीन ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका जो एटम है वो ऊपर चला गया है, अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके चलते एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट जब आपने इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में लगा दिया तो इमिशन में भी एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए जो एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन हो, जिससे इक्विलिब्रियम तभी तो सेटअप हो सकता है। अगर एक चीज किसी चीज पर निर्भर कर रही है, किसी पैरामीटर पर निर्भर कर रही है और प्रॉपर्टियों पर निर्भर कर रही है, तो पता चल रहा है आपका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो दोनों चीजों को कवर कर रहा है, प्रॉपर्टियों को भी ले रहा है स्टेज 1 और 2 की को, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो तुम करा रहे हो फोटोन के थ्रू उसको भी कवर कर रहा है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे कूद रहा है तो इसमें एनर्जी डेंसिटी जैसी कोई शब्द ही नहीं है। तो आइंस्टीन ने इसी को पकड़ लिया। आइंस्टीन ने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम को सेटअप करना है तो तुम्हारे पास में जब वो इमिशन करेगा ऊपर से नीचे की तरफ को जंपिंग होगी तो एक टर्म ऐसी जरूर होनी चाहिए जो एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन हो। इसी को कहेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और एक बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स जहां यहां आएगी उसको सुनना शुरू करो। मैं अगर मुझसे कहा था लेजर क्या है तो मैं कहूंगा कि ये तो है ही जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें वर्ड्स है वो है हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन। दिस, इस पे मेरा डिस्कशन चलेगा। फिर आइंस्टीन एबी कोफिशिएंट हम लेंगे। थोड़ी देर मुझे सुने और बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। बेसिकली क्या है कि अभी हम फिजिक्स पे नहीं जाते, एक बहुत सिंपल सी बात पर डिस्कशन में देता हूं और वहां से आपको जोड़ कर बताता हूं। क्या करें? बहुत सारे इक्विपमेंट पास रख ले। आपने पता चला पियानो बजा दिया और बहुत सारे पियानो वहां रखे। पता चला अगर पियानो की जो पियानो तुम बजा रहे हो अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरे किसी पियानो से मिल गई ना तो वो अपने आप बजने लगेगा। पता तुम्हें? नहीं पता? रेजोनेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज रेजोनेंस? बताना। और कोई क्लास में सारा सारा खेल अगर मुझसे पूछा जाए तो रेजोनेंस का है। आप करेंगे क्या और कैसे स्टिमुलेटेड इमिशन को बढ़ाएंगे? लेजर कुछ और नहीं है, लेजर बेसिकली स्टिमुलेटेड इमिशन है। क्या करें? नीचे से जो ग्राउंड स्टेट में एटम थे, जनरल रूल ये कहता है, लेजर, तुम्हें एक चीज बता दूं, जनरल रूल का वायलेशन है। जनरल रूल क्या कहते हैं? जनरल रूल ये कहते हैं कि एटम ग्राउंड स्टेट में ज्यादा और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। तुम्हें पता है लेजर नेगेटिव टेम्परेचर शो करती है, डू यू नो?
नहीं जानते। जनरल जो प्रिंसिपल है उनका वायलेशन है लेजर। जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल तो यह है कि एटम सदा ग्राउंड स्टेट में ज्यादा और एक्साइटेड में कम होते हैं। ये जनरल रूल है। आप लेजर को स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन को और लेजर तक जाना चाहते हो तो अभी लेजर पर हम पहुंचे नहीं है। कभी सोचे हो कभी लेजर पर पहुंच गए? अभी तो लेजर की जहां लेजर बनेगी उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे बनती है मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा। जनरल रूल क्या कहते हैं? जनरल रूल ये कहते हैं कि सदा नंबर ऑफ एटम्स उन स्टेटों में ज्यादा होते हैं जहां पे एनर्जी कम होती है। तुम कहोगे सर बताना कैसे? तो एक एक्सप्रेशंस जो मुझे याद पड़ रहा है इजी वाला, वो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, Ni बराबर जी आई ई की पावर माइनस एल्फा ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। पढ़ा है फॉर्मूला? कोई जानता है इसे? ये एमपी स्टैटिक्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। अगर यहां से हम इसकी बात देखें, Ni का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, जी आई कुल स्टेट्स कितनी है, अल्फा बीटा यहाँ कांस्टेंट होते हैं, बीटा 1 अपॉन के टी ले लिया है। क्या कहेगी फिजिक्स? फिजिक्स ये कहेगी कि अगर हम थोड़ा सा मैं स्पेस बना कर समझाता हूं तो यहां समझाता हूं। Ni अपॉन जी आई अगर हम लें यहां, Ni अपॉन जी आई में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर दूं। ई की पावर माइनस एल्फा को ए ले ले, ए ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। ये हमारा कहलाता है FMB, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फंक्शन इजकल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। अगर यहां से देखने का प्रयास करो Ni, Gi और ए को, अगर आप इनकी डिपेंडेंसी चेक ना करो, केवल एनर्जी पे करो इसकी निर्भरता, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारी एनर्जी जब ज़्यादा होगी, इसका कर्व अगर हम यहाँ से देखें Ni अपॉन जी आई का, जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कहलाता है, F कहते हैं इसे, FMB, और इसे एनर्जी इधर ले लें, तो ये कर्व इस तरीका का हमें एक्सपोनेंशियली डिके मिलता है। क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन इंडेक्स कम होता जाता है। और ऑक्यूपेशन इंडेक्स का मतलब है कि पार्टिकल लो एनर्जी में ज्यादा होते हैं और हाई एनर्जी में कम होते हैं। अभी लेजर बना ही नहीं, ना अभी लेजर बनने की उम्मीद है, अभी तो लेजर से बहुत पीछे चल रहे हो तुम, लेकिन यहां पर फिजिक्स छिपी हुई है इसकी। क्या है जनरल रूल ये है कि सदा जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। और रीजन उसका क्या है? स्टेबिलिटी। अगर सपोज किया हाई एनर्जी में ज्यादा रहने लगे और लो में कम रहने लगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम चाहता है एनर्जी कम से कम हो, जिससे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। अब आप करते क्या हो? करते ये हो कि जब तुम लेजर बनाओगे आगे तो तुम इस जनरल प्रिंसिपल का वायलेशन करोगे। क्या करो? नेचर तो ये कह रही है कि भाई यहां ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, और तुमने क्या कर लिया? उल्टा कर दिया। और एक चीज तुम्हें बहुत ही क्लियर कट बता दूं कि लेजर बनती कैसे है, थोड़ा सा मैं आइडिया देने का प्रयास करता हूं। बनती कैसे है? बनती ऐसे है कि हमारे पास में 2 लेवल से तो कभी लेजर बनेगी ही नहीं। 2 लेवल से नहीं बनती। क्या होगा 2 लेवल में? तो ये होगा कि भाई यहां से गया वापस यहां पहुंच गया, यहां से फिर ये वापस आता रहेगा। कहां से लेजर बनेगी? बनेगी नहीं। 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं होता। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में, स्टिमुलेटेड एमिशन कैसा होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन की दर को बढ़ाते हो तुम। स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या, मैं उसे भी डिस्कस करता हूं। स्टिमुलेटेड एमिशन ये होता है कि तुम पहले ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एटमों को एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। जैसे 3 लेवल लेजर में तुम जाओगे तो 3 लेवल लेजर में क्या होगा कि ये तुम्हारा, मैं यहां थोड़ा सा स्पेस करके समझाने का प्रयास करता हूं।
ये 3 स्टेट होंगी। 3 कौन कौन सी होंगी? एक होगी ग्राउंड स्टेट, एक होगी तुम्हारी एक्साइटिक स्टेट, और एक होगी मेटास्टेबल स्टेट। देयर विल बी 3 स्टेट। कौन कौन सी? ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटिक स्टेट। एक्साइटिक स्टेट में जो रुकने की दर है वो होती है 10⁻⁻1 सेकेंड, और यहां पे जो होती है वो होती है 10⁻³ सेकेंड। आपने क्या किया? यहां से एटमों को इस स्टेट से इस स्टेट पर भेजा। कहां से? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिक स्टेट में, जो कि तुम यहां दिखा रहे हो, यहां भेजा। यहां से जब ये ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्ब करके एक्साइटिक स्टेट में पहुंचे तो यहां केवल ये 10⁻⁻1 सेकेंड रुके, और कहां इकट्ठा होने लगे? मेटास्टेबल स्टेट में यहां होने लगे। यहां के मुकाबले यहां स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा समय रुक रहे हैं। तो क्या होगा? यहां से यहां इकट्ठे होकर यहां से तुम पहले ज्यादा भेजो। यहां जिस मेथड के थ्रू ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटिक स्टेट में ज्यादा भेजते हो उसे हम पंपिंग कहते हैं। वही पंपिंग कहलाती है। पंपिंग क्या है कि ग्राउंड स्टेट से आप क्या करते हैं? उन्हें पंप कर दें। कहां के लिए? एक्साइटिक स्टेट को। किनको? एटमों को। जब वो यहां से चलेंगे ग्राउंड स्टेट से इस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो यहां 10⁻⁻1 सेकेंड रुकते हैं, फिर इन स्टेटों में कूदना शुरू कर जाएंगे। यहां पे क्राउड खूब सारी इकट्ठी करा लो और एक ऐसी स्थिति पैदा करो कि यहां तो ज्यादा हो जाए और यहां तादाद कम रह जाए। ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या कराओगे? इन जनरल रूल जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। लेजर को देखो बनाने में थोड़ा समय लगता है, दिमाग में पिक्चर। अगर मैं आज तुम्हें पूरी लेजर की पिक्चर बना पाया और आइंस्टीन ए बी कोएफिशिएंट और इसे पूरा समझा पाया तो ये लेक्चर की बड़ी सफलता है। ये लेक्चर दिया इसलिए जा रहा है कि तुम उस तक पहुंचो कि लेजर बनी कैसे। हम जनरल रूल ये कह रहा था, जनरल रूल ये कहता है कि एटम ग्राउंड स्टेट में ज्यादा और एक्साइटिक स्टेट में कम होते हैं। यहां पे मैंने समझा दिया। क्या समझा दिया? एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन इंडेक्स कम होता जाता है। ऑक्यूपेशन इंडेक्स ये बताता है जहां ऑक्यूपेशन इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब है वो स्टेट ज्यादा भरी हुई है, जहां ऑक्यूपेशन इंडेक्स कम है वो स्टेट कम भरी हुई है। तो आपको ये पता चलेगा कि अब आप यहां से अगर देखने का प्रयास करें इस रिजल्ट से तो ये पता चलेगा कि अगर हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स को 0 कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं? ई की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दें। एनर्जी इन्फिनिटी कभी हो ही नहीं सकती, कर नहीं सकते। टी की वैल्यू को आप 0 केल्विन कर दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कभी 0 नहीं होगा, इसलिए एसिम्प्टोटिक कर्व बनाएगा इसके साथ। लेकिन फिर भी ये कहेगा कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है ऑक्यूपेशन इंडेक्स कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा भरी हुई स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, उसके ऊपर की स्टेटें कम भरी होती हैं। लेकिन आप लेजर नहीं बना सकते इससे, लेजर नहीं बनेगा इससे। लेजर कब बनेगा? लेजर ये बनेगा कि आप ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एक्साइटिक स्टेट में पहुंचाओ, और वो अपने आप नहीं पहुंचा रहे हो। कैसे करा रहे हो? उसे जबरदस्ती करा रहे हो। किसकी हेल्प से? इससे। इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दो, खूब सारे फोटोन डालो एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के, जो उसे एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएं? एटम एक्साइटिक स्टेट में पहुंच जाएं। और एक्साइटिक स्टेट के लिए प्लस ये है कि एक्साइटिक स्टेट से भी नीचे मेटास्टेबल स्टेट है जो उससे ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे क्राउड इकट्ठा होने दो। जब तुम्हारे यहां पे नंबर ऑफ एटम की तादाद यहां के एटमों की तादाद से यहां ज्यादा हो जाएगी, यहां कम हो जाएगी, वो स्टेट आपकी पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट होगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन समझते हो? सबसे सीखो। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है कि पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में तो होती है ज्यादा और
एक्साइटेड स्टेट में कम होती है। आपने इसका उल्टा कर लिया। इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ? एक्साइटेड में ज्यादा कर लिए, और जब ये एक्साइटेड में ज्यादा हो गए हैं तो यहां पे मेटास्टेबल स्टेट में, और यहां से आके यहां आ रहे हैं, यहां ज्यादा होते हैं, तादाद इकट्ठी होने लगेगी और यहां कम होने लगेगी। अब इनकी खुद टेंडेंसी, जब ये ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी खुद टेंडेंसी ये होने शुरू होगी कि भाई वापस पहुंचो यहां से यहां। अब क्या होगा? अब इसके बाद ये होगा कि जैसे ही एक फोटोन इंपोज होगा, इनमें से एक फोटोन निकालेगा, तो एक फोटोन निकालने के बाद वो फोटोन दूर आगे के जो एटम्स हैं उनको खुद प्रेरित करेगा, क्योंकि तो खुद ही चाह रहे हैं निकल के आना। एक निकला, एक ने दो को प्रेरित किया, दो ने फिर से दो को किया। क्या होता चला जा रहा है? यहां से एक निकला था, एक ने दो पैदा किए, क्योंकि क्या कर रहा है, जो एक निकलने वाला था वो अपने आसपास के जो एटम्स हैं उन्हें प्रेरित करेगा कि उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन जिसका मैंने निकाला तुम भी निकालो। रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती हैं? रेजोनेंस ये होती हैं कि जो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है, अगर कोई दूसरा एटम भी उसी प्रवृत्ति में वहां पे है, उस सिचुएशन में, तो उनसे कहेगा उसी फ्रीक्वेंसी का वो भी निकाले। जैसे ही दो निकलेंगे, दो और आगे दो को इंड्यूस कराएंगे, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, सारे के सारे थोड़ी ही देर में जो यहां पे एटम्स थे वो नीचे की तरफ को जंप करते हुए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। अब ये जो निकलेगा फोटोन, ध्यान दो, जो ये फोटोन निकलेगा ये मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी इसकी एनर्जी, और यहां से कूद के कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये लेजर ट्रांजिशन है, इसी को कहते हैं लेजर ट्रांजिशन। लेजर ट्रांजिशन तो आपने क्या किया है कि ग्राउंड स्टेट से फोर्सफुली एटमों को कहां पहुंचा दिया है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में वो कम समय रुके, उससे नीचे मेटास्टेबल स्टेट थी, तो मेटास्टेबल में जम करके इकट्ठा कर लिया तुमने। और क्या करो, यहां से ज्यादा भेजो, यहां जितने ज्यादा भेजोगे एक समय ऐसी सिचुएशन आएगी कि खुद ही उल्टा आना चाहेंगे। देखो, लेजर कभी भी नहीं बनेगा, कब तक? जब तक आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन नहीं कर लिया। क्यों? ये खुद ही चाहते हैं, और अगर ऐसा माहौल पैदा हो जाए इन्हें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है, तो वो ऑटोमेटिकली और जो है उसी का अनुसरण करते हुए बाकी के उसी फ्रीक्वेंसी का निकालना शुरू कर देंगे। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना फास्ट, ऐसे ही होती है ये भी। अब हमारा एक कंसेप्ट जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बचा हुआ है उसको सुने, कि ये प्रोबेबिलिटी आपने, ये तो मैंने थोड़ा आइडिया तुम्हें लेजर देने का प्रयास किया। अभी ये ना सोचें कभी ये कंप्लीट हो गया, अभी चलेगा ये टॉपिक, लेकिन मैं थोड़ा सा कहाँ पे किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इन टर्मों में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा आज। लेजर तो मैंने यहाँ पे बता दिया ऐसा बनेगा। आइंस्टीन और भी कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, क्योंकि कम्पिटिटिव दुनिया का एक बड़ा ही हॉट क्वेश्चन रहता है। मेंस में भी, आईएएस के मेंस में, कम्पिटिटिव एग्जाम, पीसीएस मेंस में, हर जगह पूछा जाता है। आपके एमएससी के एग्जाम हो, बीएससी के एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है आइंस्टीन एबी कोफिशिएंट रिलेशंस, और क्या उनसे सीखते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में था और एक एटम एक्साइटेड स्टेट में था, एक तो उसके पास मौका किस चीज का है? एक मौका है उसके साथ में जब वो ग्राउंड स्टेट को जंप करे और स्पॉन्टेनियस इमिशन करा दे। दूसरा मौका आइंस्टीन क्या कहते हैं कि दूसरा यह है कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी ऐसी भी होनी चाहिए जो एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन हो। उसको उन्होंने कहा कि स्टिमुलेटेड इमिशन है, और स्टिमुलेटेड इमिशन की दर इस पर निर्भर करती है कि आप स्टिमुलेटेड इमिशन कराना चाहते हो तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बढ़ाओ, ज्यादा एटमों को क्या करो, कहां पहुंचा दो, उनको ग्राउंड स्टेट से ज्यादा उस एक्साइटेड में पहुंचाओ, जिससे क्या हो, क्राउड यहां पे इकट्ठी हो जाए। शुरू में लेजर नहीं बना था, कभी तुम सोचो आइंस्टीन के कंसेप्ट आने के बाद में लेजर पर सोचा जाने लगा था कि इस फिनोमेना का हम क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो वहां पे कहा गया कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी 2 से 1 है, मींस वापस आने की जो दर है, वो एक तो इस पर निर्भर कर रही है,
दूसरा कहा गया कि जो प्रोबेबिलिटी है 2 से 1 आने की, मैं यहां लिख रहा हूं, ये 2 स्टेट है, यहां 1 है, तो प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में ये है कि जब ये एक आए तो ये 2 फोटोन निकाल के आ सकता है, एक खुद और एक यहां से पड़ोस में जो दूसरा एटम है इसी स्थिति में, उससे भी उसी फ्रीक्वेंसी का निकलवा दे जिसका ही खुद है। यही तो था ये जो कहानी आई थी, एक निकाल रहा था, अगले वाले से उसने कहा तो मुझे भी वही निकालना है, उससे अगले वाले से भी उसने 2 निकलवा दिए, तेजी के साथ निकला। और ये मुझे क्यों याद आता है, ये ऐसे याद आता है कि जो हमारे पास में फिनोमिना है वो इस तरीका से आता है कि आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन करने के बाद एक टेंडेंसी ऐसी पैदा करा ली सिस्टम के अंदर कि वो सारे के सारे नीचे आना चाहते हैं। और क्या होने लगा, एक ने जैसे ही प्रक्रिया शुरू की तो उसने आगे फर्दर स्कोप दे दिया औरों को कि तुम भी उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करने शुरू कर दो। और करना वो क्यों चाहते हैं, वो खुद ही चाहते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा इकट्ठी भीड़ हो गई है। जब वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई है तो सारे क्या चाहेंगे, ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे। तो एक अगर आना चाह रहा तो एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में आगे के, तुरंत से सारे के सारे जंपिंग करना शुरू कर देते हैं। अब आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो यहां से पंपिंग ज्यादा कर करके ज्यादा भेजते रहो, यहां पे ज्यादा बीम मिलता रहेगा, ज्यादा इंटेंस। अगर आपको बीम कमजोर करना है तो यहां पे कम पंपिंग कर दो। अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, ज्यादा फोटोन लेकर आने, तो पंपिंग की रेट को बढ़ा दो। ये इंटेंस बीम है। इंटेंस बीम क्यों है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन के फोटोनों का जब क्राउड निकलेगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इनके सबके तो इसका ये जो होता है ना, इसके अंदर परफेक्ट कोहेरेंसी होती है, एक ही वेवलेंथ के होते हैं। मोनोक्रोमेटिक अपने आप हो गए जब एक ही वेवलेंथ के हैं। उसके अलावा क्या है, इस प्रॉपर्टी के सब उल्टे हैं, ये इन कोहेरेंट की बजाय कोहेरेंट हैं, सबके सेम फेज हैं, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ ये लेजर बनता है, ये लेजर ट्रांजिशन कहलाता है, यही लेजर का फॉर्मेशन है। और रूबी लेजर यहीं से तो आती है, क्यों जी, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में 4 लेवल लेजर होगी और रूबी लेजर 3 लेवल होगी। डिस्कस करूंगा मैं आगे जाकर, ध्यान दो। तो प्रोबेबिलिटी 2 से 1 किस किस चीज पर निर्भर करती है, B21। B21 किसको कहेंगे, आइंस्टीन कौन से कोफिशिएंट, नहीं आपका इंड्यूस नहीं, स्टिमुलेटेड एमिशन। यस, प्रोबेबिलिटी 2 से 1 एक तो निर्भर करेगी स्टेट पे, उसको कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन, और दूसरी स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब जो फंक्शन किसका हो, एनर्जी डेंसिटी का। और एनर्जी डेंसिटी का क्यों है, अगर तुम समझ रहे हो कि यहां अगर आपने एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया था तो तुम्हें यह भी पता चल रहा होगा उस एनर्जी डेंसिटी ने यहां पे भीड़ इकट्ठी की है, और वो भीड़ इकट्ठी होते हुए यहां ज्यादा इकट्ठी हो गई क्राउड। आपने एनर्जी डेंसिटी बढ़ाई तो यहां पे क्राउड ज्यादा इकट्ठी होगी, इसका मतलब लेजर ट्रांजिशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन उसको कहते हैं जो स्वतः नहीं हो रहा, करा रहे हो। अब क्या कराओगे, जब तुम यहां से एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाओगे, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो यहां अपने आप ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो यहां से आने की दर बढ़ेगी। इससे जो वापस सीधे के सीधे आ जाएंगे, यहां से यहां आ गए, उससे लेजर नहीं बना, वो तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, उससे नहीं बना लेजर। लेजर तो इससे बना कि आपने एक्साइटेड में ज्यादा पहुंचाए, उसके बाद वो मेटा स्टेबल है, जो एटम हायर स्टेट से सीधा ग्राउंड को जंप करते हैं, उससे लेजर नहीं बनता। 2 लेवल लेजर नहीं बनता, क्योंकि उससे क्या बनता, हमें स्पॉन्टेनियस जिस रेडिएशन का उसने पकड़ा था उसी रेडिएशन का निकाल दिया, और वो इनकोरेंट बीम था, उससे लेजर नहीं बना। लेजर तो इससे बना जब ये हमारे यहां से यहां पहुंचे और यहां से ये मेटा स्टेबल स्टेट होते हुए आए, यहां पे क्राउड इकट्ठी हो, जब ये वापस आए। और यहां पे क्या करो, नेगेटिव एक कंसेप्ट तुम्हें सीखना है, देखो आज होमवर्क में सीखो इसे, कि जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तो वो सिचुएशन नेगेटिव टेम्परेचर सिचुएशन क्यों कहलाती है, और फिजिक्स के जनरल प्रिंसिपल का वायलेशन है क्या। थोड़ा सा मैं हिंट किया दे रहा हूं तुम्हें,
थोड़ी दिक्कत आ सकती है नहीं तो समझने में, मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा। मैं थोड़ा से रब कर दूं, थोड़ा बोर्ड मेरा कवर हो गया है, इस स्पेस नहीं बचा है। हाँ जी। कौन सा? इधर कभी बोर्ड में कवर करने में कई बार दिक्कत होती है, इधर से जाने में मुझे थोड़ा सा वो लगने लगता है, कट हो जाता है कई बार ना, तो इधर ही रहने दो। मैं अभी एक सेकंड में जवाब दे रहा हूं। लिख चुके हो सब बोर्ड का? हाँ जी, बताओ क्या पूछना था। बेसिकली क्या था कि जब ये 10 की पावर -3 सेकंड तक वहां रुके ना, उनके पास में सबकी सिचुएशंस, देखो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स इन जनरल ये कहती है कि अगर सबकी सिचुएशन सेम है और सारे के सारे वो एक्साइटिंग स्टेट में है और सबका पर्पज ये था कि वो ग्राउंड स्टेट में जाए, तो तुमने ऐसी स्थितियां पैदा कर ली कि वो खुद ही स्वतः चाहते थे कि वो नीचे की तरफ को जंप करें। एक ने, सारे के सारे सेम स्टेट में थे, सेम स्टेट उनका टारगेट था, भीड़ इकट्ठी तुमने खूब सारी कर रखी है मेटास्टेबल स्टेट में, तो क्या होगा जब वो नीचे की तरफ को आएंगे, उनमें से अगर एक ने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी कि सारे के सारे जिस प्रक्रिया को वो करके आया है उसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं, तो फिजिक्स ये कहती है कि सेम सिचुएशन में रिजल्ट सबके समान होंगे। वहीं से कहते हैं हम कि इनके अंदर कोहेरेंसी आएगी। कोहेरेंस का मतलब होगा उनके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, एक ही वेवलेंथ के होंगे। तुम मुझसे कहोगे सर एक ही वेवलेंथ के क्यों होंगे? क्योंकि वहां मेटास्टेबल स्टेट जो होती है, कहने को हम आइडियल ही कह रहे होते हैं, लेकिन आइडियल कुछ होता नहीं, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट जो होती है उसके अंदर हमें यह पता चलेगा कि वहां पर लेवल वो करीब करीब शार्प है, करीब करीब, नॉट एग्जैक्ट। तो क्या होगा जब वो ऊपर से नीचे की तरफ को आएंगे तो एनर्जी लेवल दोनों के शार्प हो गए, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे। सब सेम सिचुएशन में है तो उसी फ्रीक्वेंसी का सब निकालेंगे। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है कि उनके इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होंगे वो सबके एक ही दिशा में कन्फाइंड हो जाएंगे, उसको कहते हैं सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। और ये जो बीम है पूरा का पूरा इंटेंस बीम है, वो हमारा पूरा का पूरा जब निकल के आता है बाहर तो उसको हम बोल रहे होते हैं लेजर बीम। हुआ क्यों है? नेचुरली नहीं हुआ, स्पॉन्टेनियस इमिशन से नहीं आया, ये स्टिमुलेटेड से आया है। स्टिमुलेटेड क्या किया गया है कि वो स्थितियां तुमने पैदा की हैं, जैसा ऐसा हो, जैसे क्या हो। आपने क्या किया, ध्यान दो मेरी बात, आपने स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं किया, केवल क्या कराते रहे, एब्जॉर्प्शन करा दिया, नीचे से ऊपर गया, वो ऊपर से नीचे वापस आ गया, लेजर थोड़ा ही बन गया, नहीं बना। लेजर तो जब बना जब आपने क्या कर दिया, नीचे की स्टेटों में जितने थे एटम उससे ज्यादा तुम ऊपर की स्टेटों में एक्साइटेड में ले जाओ। देखो जब आपके पास में n1 है तो n1 आपका a एक्सपोनेंशियली -E1/kT है, ये कांस्टेंट में चला गया gi और a, और n2 हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, a एक्सपोनेंशियली, ये सब नोट करना, ये सब तुम्हारा ही काम करा रहा हूं मैं, यहां पे पहुंचूंगा मैं। आइंस्टीन ए एंड बी कोएफिशिएंट रिलेशन, नंबर ऑफ एटम्स कहां, फर्स्ट स्टेट में, इसमें जो यहां पे मैंने डायग्राम अभी बना रखा था, वो n1 की तादाद यहां की एनर्जी और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और n2 में नंबर ऑफ एटम्स एनर्जी E2 पर निर्भर करेंगे और टेम्परेचर पर करेंगे, तो n1/n2 यहां से निकाल लो, a से कट कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियली -E1 - E2/kT हो गया।
और ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियली E2 माइनस E1 अपॉन KT, और इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियली HU बाई KT। एक तो स्वतः ही कोई ना कोई सा उनमें से एक ना एक ऐसा प्रयास करेगा कि वो नीचे की तरफ जंप करे, उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो लेजर कहाँ बनती है? कंटिन्यूअस थोड़ी होता, पल्स लेजर होती है। जो समय लगता है ऐसा नहीं है कि लगातार आता ही रहेगा। रूबी लेजर की कमी भी तो है, पल्स लेजर कहलाती है रूबी लेजर। किसको भेज हम ज्यादा रहे, सेम कहां भेज रहे हैं? अगर सेम भेज रहे तो लेजर बना ही नहीं। सेम नहीं भेज रहे, जितने यहां हैं ज्यादा भेज रहे हैं, ऊपर यहां कम रह जाए और ऊपर ज्यादा हो जाए। ऐसे मान के चलो कि नौकरी पानी है तो वैकेंसी वहां ज्यादा क्रिएट कर दो, स्टूडेंटों को कम छोड़ो, नौकरी अपने आप मिलेगी। अगर ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे जैसे तुम सोच रहे हो। ऐसा कर रहे हैं कि अगर 10 नीचे थे ना तो 8 और 9 को भेज दो नीचे से ऊपर, एक छोड़ो नीचे, आने दो। 8 ऐसा थोड़ी कर रहे हैं जैसा सोच रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं कर रहे। तो लेजर बनाना ही नहीं चाह रहा, मैं लेजर बनाना चाह रहा हूं। नहीं, तुम पता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अपना स्वार्थ है। लेजर तुम जनरल रूलों का वायलेशन करके बना रहे हो। जनरल रूल तो ये कह रहे थे, जनरल रूल ये कह रहे थे भाई ठीक है, एटम जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड में हो और एक्साइटेड में कम हो, ये जनरल रूल था। अब तुमने इसका उल्टा किया, एक्साइटेड में ज्यादा ले गए। क्या करोगे? क्या करोगे? नीचे से ज्यादा भेज दो ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा कि वो नीचे नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उससे पहले तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। आ तो पहले भी रहे थे बस, लेकिन पर्पस अलग था, अब पर्पस अलग है। किसका? हाँ जी, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, प्री बैचर क्वेश्चन है तेरा, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, तेरे ही सवाल पर जवाब दे रहा हूँ अब जो अगला दे रहा हूँ। दुनिया के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड के बीच में मेटा स्टेबल स्टेट खुद एग्जिस्ट करती हैं। अगर तुम्हें बता दूं, अगर मेटा स्टेबल स्टेट ना होती तो लेजर कभी ना बनता। क्या होता? वो तो फिर पता क्या होता, एक्साइटेड में जाता और एक्साइटेड से सीधा ग्राउंड में जंप लगा जाता, तो 2 लेवल लेजर बनता। 2 लेवल में क्या होता, जो एब्जॉर्ब करता उसी का निकालता चला जाता। ऐसे भी जब ये यहां से यहां पहुंचता है ना, यहां से यहां तक, इसकी भी एक फिजिक्स है जिसे मैं डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ी किया, ये तो मैंने मोटा आइडिया देने का प्रयास किया है। ग्राउंड से मैं क्या स्टेबल में फिर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, फिर तुम 2 लेवल बनाना चाहते हो। हमने फायदा किसका उठाया है? जो हम फायदा, जिस फायदे का चीज उठाना चाह रहे हैं फायदा, तू सारे सबका नुकसान ही चाह रहा है। ये 10 की पावर -1 सेकेंड और 10 की पावर -3 सेकेंड इस टाइम में ही तो है जब यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा, जब तो यहाँ भीड़ ज्यादा हो गई, यहाँ कम रह गई। यहाँ पे इसलिए ज्यादा एटमों की संख्या यहाँ बढ़ा ली हमने, और क्या इकट्ठे हो जाते हैं इतने में, क्योंकि यहां से और यहाँ स्टेबिलिटी 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। तो फिर 2 लेवल लेजर बन गया, इससे क्या लेजर बन रहा है? जो सुन मेरी बात, इकट्ठे होकर क्या हो रहा है?
ना ना ऐसा ना पर्पज, ऐसे ऐसे इकट्ठा इकट्ठा क्यों होंगे, वो तो पता है नहीं बनेगा लेजर, इससे नहीं बनेगा। इससे तो ये होगा यहां से यहां चले गए, इतनी देर रुके वापस आ गए, तो जो फ्रीक्वेंसी तुमने डाली थी उसी फ्रीक्वेंसी यहां से, देखो यहां से यहां आने के लिए भी वो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसे मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहां आ गए तो उसे भी कहीं ना कहीं एनर्जी को उसको लॉस करके आते हैं, उसे डिस्कस करूंगा। तो अगर सर एक्साइटेड से बैठा हुआ है फिर नीचे ग्राउंड में आएंगे तो उससे तो हमारा नुकसान होगा क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं सर, पहले एक्साइटेड बन गया और फिर जो एक्साइटेड से बैठा हुआ है तो जो बीच में एनर्जी गई उसका तो कोई यूज नहीं होगा सर। अगर हम सीधे ग्राउंड से बैठा हुआ है सर तो वो फिर इतनी एनर्जी देगा वहां पे तो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैटर से ग्राउंड में आएंगे तो एनर्जी मतलब रेडिएट करेंगे। फिर तो पता क्या हुआ, फिर तो तेने पहले लेजर मान रखा है। अगर तूने एक लेवल से दूसरे लेवल में भेजे, वहां से वो वापस उसी लेवल में वापस आ गए, तो फिर तुम्हारा 3 लेवल की जरूरत कहां, 2 लेवल लेजर बन गया, लेकिन उससे बना तो नहीं। 2 कंसेप्ट इसमें एप्लीकेबल हैं जो तुम्हें सोचने हैं। एक, यहां से ज्यादा पहुंचाओ इस स्केक से इस स्केक में, यहां ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, और इससे ज्यादा स्टेबल की यहां है, तो यहां पे क्राउड इकट्ठी होने दो। जितनी यहां भीड़ ज्यादा लगा लोगे यहां से यहां भेज के, उतना इंटेंस भी मिल जाएगा आगे। अभी एक बार फिर से ले जाके पढ़, आधे सवालों का जवाब खुद मिलेगा तुझे, है ना, नहीं तो हमारा लेक्चर जो अपनी दिशा भूल जाएगा। उस पर भी सोचो, ध्यान दो मेरी बात, जिसे मैं बता रहा था उसको सुनो। यहां सुनो, ये n1/n2 की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल h/k आ गई। मुझे बताओ n1 इन जनरल क्या है? ये रिजल्ट तुम्हें सही लग रहा है? चेक करो। हाँ जी, सब कुछ ओके है। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहां से नेगेटिव टेम्परेचर कैसे समझाओगे, इस रिजल्ट से, इस रिजल्ट से, यहां से। इन जनरल तो तुमने बात सही समझा दी, तुमने इन जनरल में कैसे समझा दिया, तुम बिल्कुल सही हो। इन जनरल में क्या कह रहे हो? एक्सपोनेंशियल h/k की वैल्यू पॉजिटिव है, h पॉजिटिव, म्यू पॉजिटिव, k पॉजिटिव, t पॉजिटिव। n1/n2 की वैल्यू जब एक्सपोनेंशियल में वैल्यू जाएगी ये सदा 1 से ज्यादा आएगी। ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, सब पॉजिटिव ही तो वैल्यू देगा, 1 से बड़ी देगा। जब e की पावर x का फॉर्मूला खोलते हो तो 1 + x + x² है तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, ये सदा 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, n1/n2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब n1 ग्रेटर देन n2 है, यही तो हुआ। अब इसका उल्टा करना, यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कहां कर रहे हो तुम? बताओ, यहाँ कहां कर रहे हो ऐसा? यहाँ तो तुमने कहानी उल्टी कर दी। तुम समझे ही नहीं बात। मैं तुम्हें नेगेटिव टेम्परेचर पर ले भी गया, तुम्हें पता भी ना चला कब ले गया। जब आपकी h/kT की वैल्यू पॉजिटिव है और n1/n2 की वैल्यू सदा, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो n1 ग्रेटर देन n2 है। अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हो, आपको टेम्परेचर को नेगेटिव एज्यूम करना होगा, उसके बगैर तुम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेगेटिव टेम्परेचर है नहीं, सिस्टम नेगेटिव टेम्परेचर की तरह बिहेव कर रहा है। आपने जनरल फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है उनको वायलेट करना शुरू कर दिया। लेजर आपने जबरदस्ती बनाई है, नेचर के अगेंस्ट बनाई है। तो मुझसे पूछोगे क्यों? नेचर तो ये कहती थी कि एटम जो है तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में ज्यादा हो और एक्साइटेड में कम हो, और तुमने कर लिया उल्टा।
इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है क्या, कि जब लेजर बनती है तो नेगेटिव टेम्परेचर की तरह कैसे बिहेव करता है सिस्टम। यहां से सिखा रहा हूं तुम्हें, तुम सीख ही नहीं रहे। ये फिजिक्स ये कहती है कि हमारा एच न्यू बाई के टी की जो भी वैल्यू हमारी होगी वो एक्सपोनेंशियल के साथ जब भी ले गए ये वैल्यू सदा 1 से ज़्यादा होगी। तो आपका n1 ग्रेटर देन n2 जो होगा, इन जनरल तो ये 1 से बहुत ज़्यादा होगी, ये होता है। और तुम कर रहे हो उल्टा। तुम क्या चाहते हो, ये तो जनरल रूल है, GR का मतलब जनरल रूल, और तुम क्या कर रहे हो, इसका उल्टा कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, n1 अपॉन n2 में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, कम हो 1 से, मीन्स n2 बड़ा हो n1 से, ये चाहते हो। तो ये कब पॉसिबल है, केवल जब t नेगेटिव हो। इसका मतलब यह है कि सिस्टम जनरल रूलों का वायलेशन कर रहा है। लेजर जो तुमने बनाया है वो जनरल प्रिंसिपलों को वायलेट करते बनाया है, और फोर्सफुली बनाया है। नेचर के अगेंस्ट क्यों बनाया है, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर नेगेटिव नहीं है यहां। अब तुम मुझे बताओ, एमबी स्टैटिक्स को फेल करो, हो गई फेल। कब पास होती है ये, यस। अब आपकी जब उल्टी तुमने कहानी कर दी तो सिस्टम ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसका टेम्परेचर नेगेटिव है। अब तुम कहोगे सर नेगेटिव टेम्परेचर पढ़ा दो, तो मैं नेगेटिव टेम्परेचर पढ़ाने के लिए थोड़ी खड़ा हूं, मैं तो लेजर पढ़ाने को हूं। मैंने तो एक छोटा सा हिंट छोड़ दिया, तुम छोटा सा हिंट छोड़ दिया, ज्यादा थोड़ी बताऊंगा तुम्हें। क्यों जी, अब तुम सोचते रहना, कुछ तुम भी तो सोचोगे, सारा मुझ पे ही सोच पाओगे। बढ़े आगे, इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट था काफी। और इसको इक्वेशन मान लेना, किसको, n1 अपॉन n2 को। अब ये तुम्हारे लिए इतना आसान सवाल ला जितना तुम सोच रहे हो। तुम तो पता क्या सोच रहे होते हो, हर सवाल का जवाब जो सेकंडों में मिले। सेकंड वाले जवाब जो है फिजिक्स के, वो ज़्यादा देर दिमाग में नहीं रुकते। कौन से रुकते हैं, जिनके जवाब घंटों और मिनटों में ढूंढे जाते हैं, या दिनों में ढूंढे जाते हैं। क्यों जी, एक IAS मेंस में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट्स ऑन नेगेटिव टेम्परेचर। वहां पे समझाते हैं इस कंसेप्ट को। या कई बार क्वेश्चन आता है IAS मेंस में कि बताइए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिस्टम नेगेटिव टेम्परेचर की तरह बिहेव करता है। इसमें यही समझाना था जो मैं समझा रहा था। बात सीख गए। पहले MB स्टैटिक्स का रिजल्ट लो, फिर जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है और एनर्जी का कर्व समझाओ, फिर बताओ कि हायर एनर्जी स्टेट जो है वो कम ऑक्यूपाई होते हैं, और तुम उल्टा कर रहे हो, तो रिजल्ट भी तो उल्टे हो गए। वहां टेम्परेचर पॉजिटिव था, अब सिस्टम ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे टेम्परेचर नेगेटिव हो, और जो जनरल रूल है उसके अगेंस्ट है वो सारा लेजर फॉर्मेशन। हाँ जी, अब ध्यान दो, इधर से प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की n1 नंबर ऑफ एटम थे, और प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की P1 से 2 थी। तो फॉर्मूला जो आ गया, इधर से जो एटम्स ऊपर जाएंगे उनकी तादाद जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उनकी तादाद इस पर निर्भर करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो यहाँ से 1:1 से 2 में ट्रांजिशन कर रहे हैं वो उत्तर ये है, n1 p1 2। व्हाट डज इट मीन्स, नंबर ऑफ एटम की तादाद को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहां से कहां, जो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की नीचे की स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के लिए हो रही थी। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो यहां से ऊपर पहुंचे हैं उनकी तादाद पता चलेगी इससे। n1 कहां थे, यहां थे, और प्रोबेबिलिटी इनकी यहां से यहां जाने की p1 2 थी, तो यहां से यहां कितने पहुंचे, इतने पहुंचे, n1 p1 2। p1 2 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां की ट्रांजिशन की, ग्राउंड से एक्साइटेड। और वापस आ रहे हैं अब,
वापस कहां, नीचे। यहां पे दो दो चीज आएंगी, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है यहां, और एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 2 से 1 की किस पर निर्भर करेगी? एक A21, ये तो कोफिशिएंट कौन सा था, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन था, और दूसरा B21 U म्यू, अभी तो पढ़ा रहा था तुम्हें। और इसे N2 से क्यों मल्टीप्लाई करो, क्यों जी? क्योंकि N2 ऊपर पहुंच गए थे। यहां N2 थे, यहां N1 थे, ये N2 कहां वापस आ रहे हैं, यहां से यहां वापस आ रहे हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां से यहां वापस आने की, P21। तो N2 P21 यहां से यहां पहुंच रहे हैं, N1 P12 यहां से यहां पहुंच रहे हैं। और फिजिक्स क्या कहेगी, इक्विलिब्रियम जब सेटअप होगा जब ये आपस में बराबर हों, जाने वालों की संख्या आने वालों की संख्या के बराबर होगी ओवरऑल, क्योंकि एटम क्रिएट थोड़े ही हो रहे हैं। तो क्या आ गया, N1 P12 कितनी देर की हो गई वीडियो हमारी? अरे इसे खत्म करो भाई, ये तो बड़ा समय ले रही है। N1 P12 इजकल टू N2 P21। N1 और P12 कितना है, अभी तो लिखाया था मैंने, क्या था, B12 U म्यू इजकल टू N2, और P21 कितना है, A21 प्लस B21 U म्यू। यहां से क्या निकाल लोगे, N1 B12 U म्यू इजकल टू N2 A21 प्लस N2 B21 U म्यू। U म्यू यहां से हमें कैलकुलेट करना है, तो U म्यू इजकल टू, U म्यू पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, N1 B12 माइनस N2 B21 इजकल टू N2 A21। तो यहां से U म्यू निकल जाएगा हमारा, U म्यू इजकल टू, इस टर्म को नीचे ले जाओ डिवीजन में, N2 A21 अपॉन N1 B12 माइनस N2 B21। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि B12 की जो वैल्यू है वो B21 के बराबर होती है। B12 और B21 आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इनको बराबर कर दो, यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा A21 अपॉन B21 अपॉन N1 अपॉन N2 माइनस 1। और प्लैंक थ्योरी क्या कहती है, इसे देखो मैं ये भी लिख सकता हूं, इजकल टू A21 अपॉन B21, और ये वैल्यू कितनी थी, अभी निकाली थी, एक्सपोनेंशियली h न्यू बाई KT माइनस 1। N1 अपॉन N2 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, एक्सपोनेंशियली h न्यू बाई KT। और प्लैंक फॉर्मूला क्या कहता है,
प्लांक फार्मूला कहता है कि यू म्यू डी म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू सी क्यूब। पढ़ा कभी ब्लैक बॉडी के लिए रेडिएशन के लिए फॉर्मूला? यू म्यू डी म्यू होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब और ब्रैकेट में होती है टर्म ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। इसको कैंसिल आउट कर लो डी न्यू को कुछ देर के लिए, इन दोनों की कंपैरिजन कर लो आपस में। यहां से जैसे इसकी कंपैरिजन करोगे तो ये कंपैरिजन करोगे 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो यहां से आइंस्टीन के ए बी कोफिशिएंट कैलकुलेट हो गए, इनकी रेशो A21 अपॉन B21 इजकल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ, बताओ जल्दी क्या था? एमिशन। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इजकल टू, ये प्रोपोर्शनल टू म्यू क्यूब। बहुत पूछा जाता है ये फॉर्मूला, कंपटीशन की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, जो कंपटीशन की दुनिया में सीधा सीधा पूछा जाता है। 1, 2 और ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन, दिस वन। एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट, ये तो पूरे के पूरे तुम्हें दिमाग में हर समय बनाए रखते हैं। और ये क्या कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, इनकी रेशो म्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी गैप हमारा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन इससे ज़्यादा होगा स्टिमुलेटेड से। जब एनर्जी गैप वाइड होते चले जाते हैं तो पता चला स्पॉन्टेनियस एमिशन की दर बढ़ती जाती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन की कब? जब गैप वाइड होता है। नैरो गैपों में ये ज़्यादा होता है और वाइडर गैपों में ये ज़्यादा होता है, दो एनर्जी लेवल के बीच। और इन दोनों की जो रेशो है वो म्यू क्यूब पर निर्भर करती है। म्यू क्यूब समझ रहे हो? जो फ्रीक्वेंसी हमने इम्पोज की थी। तो 4 चीजें तुम्हें यहाँ इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें यहाँ पढ़नी है। एक पढ़ना है तुम्हें यहाँ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन दोनों कहते हैं इसे, क्योंकि हुआ नहीं था, ये तुमने इंड्यूस कराया है। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एक ही बात है। तो इस लेक्चर में जो मेरा डिस्कशन था वो मैं बता दूं, क्या 4-5 चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। एक आपको मोटा आइडिया दे रहा था कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है, लेजर कैसे पिक्चर में आई, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एमिशन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, आइंस्टीन ए बी कोफिशिएंटों के बीच में क्या रिलेशन होता है, और थोड़ा सा कोशिश थी मेरी हल्का सा आइडिया देने की लेजर कैसा बनती है। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लेजर का थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, लेजर का फैब्रिकेशंस, उनके डायग्राम्स और उनके एप्लीकेशन पोर्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कंपटीशंस की दुनिया में लेजर से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, चाहे गेट नेट बाग जस्टिफर के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, पीएचडी के स्टूडेंट, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेजर के।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी आपको डीप इंसाइट देगी इस टॉपिक के बारे में, लेजर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।